हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे सीआरपीएफ ट्रेडमैन यूपीपी कांस्टेबल के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में, किसकी? सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में डैश के द्वारा की गई थी। डैश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका गोविंदाचार्य, ऑप्शन बी दिया आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी दिया है महापुरुष शंकरदेव और ऑप्शन डी दिया आपका चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी दिया आपका चैतन्य महाप्रभु। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसके बाद सत्रिया नृत्य। अगर पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य। अगर पूछे टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, और किसकी बात है? सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा तक हुई थी? आपके महापुरुष शंकरदेव के द्वारा शुरू हुई थी। महापुरुष शंकरदेव के द्वारा शुरू हुई थी। अगर हम और शास्त्रीय नृत्य की बात करें, अगर पूछे कथक कहाँ का है तो ये आपके उत्तर भारत का, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य? आपका कथक है। और कथकली की बात करें, किसकी? कथकली की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है आपका कथकली। मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम तो ये कहाँ का है? ये आपके केरल का है, केरल का। ओडिसी है आपका उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का है? ये आपके उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। एक है आपका मणिपुर का, क्या है? मणिपुरी की बात करें तो कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका मणिपुरी है। ठीक, कथकली पूछे आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल का है। और कथक की बात करते उत्तर भारत है। ठीक, ओडिशा, मणिपुरी, और मणिपुर कहाँ का है? आपके मणिपुर का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम बेरी से पीड़ित है। राम मतलब बेरी रोग से पीड़ित है। उसमें किस विटामिन की कमी है? यानी उसमें किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन ए दिया आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है आपका विटामिन सी और ऑप्शन डी दिया है विटामिन के। किसकी बात का? बेरी किसके कारण होता है? किसके कमी कारण होता है? किस विटामिन के? तो विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका बेरी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी कारण होता है? ये आपके विटामिन सी की कमी से। विटामिन के कारण क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का न बनना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया आपका 19 सितंबर, ऑप्शन 19 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 20 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया है 21 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया आपका 22 दिसंबर। इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए दिया आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी दिया आपका मांतगिनी हजरा, ऑप्शन सी दिया आपका तारा रानी श्रीवास्तव और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ा आसफ अली। किसकी बात करें? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से
किसने कब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें कब हुआ था, तो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसे क्या कहते हैं, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। ठीक, कहाँ हुआ था, हुआ था आपके मुंबई में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किसने फहराया था, तो फहराया था आपके अरोड़ा आसफ अली, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश और कुमार संभवन प्राचीन भारत देश के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचनाएं हैं। मतलब किस कवि की रचना है, कौन कौन सी है, मालविकाग्नि मित्रम है, विक्रमोर्वशीय है, रघुवंश है और कुमार संभवन प्राचीन भारत देश के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए दिया आपका व्यास, ऑप्शन बी दिया है आपका कौटिल्य, ऑप्शन सी दिया है आपका कालिदास और ऑप्शन डी दिया है आपका बाणभट्ट। ऑप्शन डी क्या दिया है, बाणभट्ट। तो किसकी ये रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं आपके कालिदास की, किसकी हैं, कालिदास की, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका जिप्सम, ऑप्शन बी दिया आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी दिया है लाफिंग गैस और ऑप्शन डी दिया आपका गन पाउडर। ऑप्शन डी क्या दिया है, गन पाउडर। तो किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के सूत्र की बारे में बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका CaCl ट्वाइस, CaCl ट्वाइस, क्या होता है, CaCl ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। CaCl ट्वाइस, ठीक, इसे ही क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। ऑप्शन ए क्या दिया आपका जिप्सम, जिप्सम का सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक। ऑप्शन बी है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaCl2। और ऑप्शन सी दिया आपका लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। इसके बाद आपका ऑप्शन डी दिया आपका गन पाउडर, क्या, गन पाउडर, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक। तो पूछा था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है आपके ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या है, CaOCl2, ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डैश के नए साल का 2 दिवसीय उत्सव रोस हासनास 26 से 27 सितंबर 2022 को मनाया गया था, वो मतलब किसका त्यौहार है ये। ऑप्शन ए दिया आपका सोमालियाई त्यौहार, ऑप्शन बी दिया ईसाई और ऑप्शन सी दिया यहूदी और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कौन सा त्यौहार है, रोस हासना, ये किसका त्यौहार है, यहूदियों का त्यौहार, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1800 में डैश कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की, मतलब किसने की। तो ऑप्शन दिया आपका रिपन, ऑप्शन बी दिया डलहौजी, ऑप्शन सी दिया कार्नवालिस और ऑप्शन डी दिया है विलेजली। ऑप्शन डी दिया क्या दिया है, विलेजली। इसका होता है सन 1800 में। उसमें पूछे अगर से गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें मतलब 1800 के समय कौन था, तो वो था आपका विलेजली, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। तो किसने कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना की किए थे आपके विलेजली। कब से कब तक थे, कब से कब तक मतलब गवर्नर जनरल थे आपके 1798 से
5 तक। और स्थापना कब किए थे आपके 10 जुलाई 1800 में, 10 जुलाई सन 1800 में, 1800 में। और ये मतलब उस समय किस शिक्षा का केंद्र था, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा, फोर्ट विलियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है। ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है। ऑप्शन ए दिया आपका परावैंगनिक किरण, ऑप्शन बी दिया आपका आइसोमेराइजिंग विकिरण, ऑप्शन सी दिया आपका सौर विकिरण और ऑप्शन डी दिया आयनकारी विकिरण। कौन सा, आयनकारी विकिरण। तो किसकी बात कर रहा है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में, ऑक्सीजन का सूत्र क्या आता है, इसे O2 से दर्शाते हैं और ओजोन को O3 से, ओजोन को किससे दर्शाते हैं, O3 से। ठीक, इसके बाद ऊपरी वायुमंडलीय में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है, बदलते कौन है, ये बदलता है आपके परावैंगनी विकिरण। यहाँ पर विकिरण है, परावैंगनी विकिरण, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है आपके समताप मंडल, किसमें, समताप मंडल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेदों का निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। नंबर 1 दिया आपका अनुच्छेद 153, किससे बता रहा है कि राज्यों के राज्यपाल। और नंबर 2 दिया आपका अनुच्छेद 156, जो कि कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, क्या अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल। तो अगर से अनुच्छेद 153 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया, यानी नंबर 1 जो है हमारा ये तो सही है। अगर दूसरे की बात करें अनुच्छेद 156 की, किसकी, अनुच्छेद 156 की, तो अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया आपका राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि के बारे में अनुच्छेद 156 में बताया है, न कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, न कि राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 156 में क्या बताया है, राज्यपाल की पदावधि, पदावधि। ठीक, अगर पूछे राज्यपाल की नियुक्ति किसमें बताई गई, तो अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा दिया था केवल 2 सही है, इसमें से कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है। तो ऑप्शन था हमारा केवल 2, ऑप्शन बी था आपका 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी था केवल 1 और ऑप्शन डी दिया नहीं 1 नहीं 2। तो अनुच्छेद 153 जो राज्यों के राज्यपाल के बारे में सही बता रहा है, और अनुच्छेद 156 जो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में नहीं बताया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है और अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया, राज्यपाल की पदावधि। यानी ऑप्शन मतलब ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी, जो कि किसमें दे रहा है, केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरंग कहाँ स्थित है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपके लद्दाख रेंज में, ऑप्शन बी दिया आपका पीर पंजाल रेंज में, ऑप्शन सी दिया आपका काराकोरम रेंज में, ऑप्शन डी दिया जास्कर रेंज में। किसकी बात कर रहा है, बनिहाल रेलवे सुरंग। बनिहाल रेलवे सुरंग किस रेंज में है, तो ये आपके पीर पंजाल रेंज में है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी 11.215 किमी, 11.215 किमी इसकी लंबाई है। क्या है, रेलवे सुरंग है। क्या है, रेलवे सुरंग। कहाँ पर है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इसका निर्माण कब हुआ था, हुआ था आपका 26 जून 2013 को, 2013 को ये बनकर तैयार हो गया था। शुरू कब से हुआ था, हुआ था आपका 27 जून से, 27 जून 2013 से शुरू हुआ था। ठीक, तो पूछा था बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, आपके पीर पंजाल रेंज में बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए दिया आपका राजेंद्र प्रसाद उद्यान, ऑप्शन बी दिया आपका अमृत उद्यान, ऑप्शन सी दिया आपका शांतिवन और ऑप्शन डी क्या दिया है, आनंद उद्यान, आनंद उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये रखा गया आपका अमृत उद्यान। क्या, अमृत उद्यान, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अब यहीं पर पहले मतलब राष्ट्रपति भवन में ये राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है,
राजपथ का नाम बदलकर कर दिया गया आपका कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। कर्तव्य राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ। और राजपथ के पहले नाम क्या था? तो नाम था आपका किंग्सवे। किंग्सवे, ठीक। इसी प्रकार राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या थे? निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या थे? ऑप्शन दिया उत्बी, ऑप्शन बी दिया आपका फिरदौसी, ऑप्शन सी दिया अलबरूनी और ऑप्शन डी दिया आपका ये सभी। ऑप्शन डी क्या जाए? ये सभी। तो इसके बाद महमूद गजनवी के दरबार से कौन संबंधित हैं? ये तीनों, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी, ये तीनों संबंधित, यानी यह सभी। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है यह मतलब यह सभी सही आंसर होता है। अगर हम उत्बी की बात करें, इनकी एक मतलब बुक है क्या? तारीख है यामिनी। तारीख ये यामिनी, तारीख है यामिनी किसकी है? उत्बी की। और फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी की क्या है? शाहनामा। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की। और अलबरूनी की बात करें तो यहाँ पर है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसकी है? ये आपके अलबरूनी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवड़ी झील है? सर्वाधिक लवड़ी झील है, ठीक। लवड़ी झील है मतलब पहली नहीं दूसरी पूछ रहा है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवड़ी झील है। ऑप्शन दिया आपका लाल सागर, ऑप्शन बी दिया आपका मृत सागर, ऑप्शन सी दिया आपका बाल्टिक सागर और ऑप्शन डी दिया है वान झील। ऑप्शन डी क्या दिया? वान झील। तो करा है निम्नलिखित में कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक झील है? तो दूसरी सर्वाधिक झील की बात करें कौन सा है? तो ये आपका मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे पहली सबसे मतलब सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? तो है आपकी वान झील। कहाँ पर है? ये आपके तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में स्थित वान झील जो है आपकी सर्वाधिक लवड़ी झील है। अगर पूछे इसकी लवड़ता इसकी लवड़ कितने परसेंट है? तो आपके 330% इसकी लवड़ता है। और मृत सागर की लवड़ता कितनी है? तो आपके 238% है। कितना? 238%। 238%, ठीक। तो दूसरे विश्व की दूसरी सबसे लवड़ी झील कौन सा है? ये आपके मृत सागर है। पहले आप पूछे तो आपका वान झील। वान झील कहाँ पर है? आपके तुर्की में है। और मृत सागर कहाँ है? ये आपके कहाँ पर है? ये आपके जार्डन में। कहाँ पर? जार्डन में। जार्डन में। कहाँ पर? जार्डन में, ठीक। ये कहाँ पर है? ये इजराइल के पास में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया आपके कपिल मुनि, ऑप्शन बी दिया पतंजलि, ऑप्शन सी दिया जैमिनी और ऑप्शन डी दिया उलूद कड़ाक। किसकी बात कर रहा है? योग दर्शन के। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? आपके पतंजलि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? किसके? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? और एक हो गया आपके पूर्व मीमांसा। पूछ ले, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? और है आपके वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अगर आप सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपके कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि, ठीक। और पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है? तो आपके जैमिनी। कौन है? जैमिनी। और वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के कौन है? ये है आपके कड़ाद मुनि। कौन? कड़ाद मुनि, ठीक। तो हमारा आंसर था, हमारा क्वेश्चन था कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे या हैं? तो हैं आपके पतंजलि। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गीतांजलि। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया आपका वकीम बाबू,
ऑप्शन बी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया आपका हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी दिया आपका विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। तो गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन है? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय क्या है? नोबेल प्राप्त करता, ठीक नोबेल प्राप्त करता है पहले भारतीय कौन है? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसी में बात कर ले, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपका भारत रत्न है पुरस्कार। इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि इसमें कितने मतलब भारत में कितने महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितनी महिलाएं को दिया गया है? या टोटल 5 महिलाओं को दिया गया। पहली महिला कौन है भारत रत्न पाने वाली? तो है आपकी इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया आपका 1972 में। कब दिया गया है? 1972 में। इनके बाद दिया गया आप किसको? मदर टेरेसा को। अगर पूछे इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था आपको 1980 में। 1980 में किसे दिया गया? मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। इसके बाद दिया गया था, इन्हें दिया गया था 1972 में, इन्हें दिया गया था 1980 में, ठीक। इनके बाद दिया गया था अरोड़ा आसफ अली। किसको? अरोड़ा आसफ अली को। अगर पूछे इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1997 को। 1997 में इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरोड़ा आसफ अली। इनके बाद थी आपकी सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी को कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1998 में। और इनके बाद थी आपकी लता मंगेशकर। इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था आपका 2001 में, ठीक। तो भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न कितने महिलाओं को दिया गया था? टोटल 5 महिलाओं को दिया गया था। पहली भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला कौन है? तो आपकी इंदिरा गांधी हैं। मदर टेरेसा दूसरी हैं 1980 में। अरोड़ा आसफ अली तीसरी 1997 में। चौथी सुब्बुलक्ष्मी है। लेकिन पूछे संगीत के क्षेत्र में पहली मतलब भारत रत्न प्राप्त करता महिला कौन है? तो आपकी सुब्बुलक्ष्मी है। कब? 1998 में। इनके बाद मिला आपके लता मंगेशकर को। कब? 2001 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ऑप्शन दिया आपका छगाई 11, ऑप्शन बी दिया आपका स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी दिया प्रोजेक्ट 596, ऑप्शन सी दिया शक्ति 11, ऑप्शन डी क्या दिया? शक्ति 11। तो किसकी बात कर रहा है? भारत में पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? भारत में पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो ये क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर हुआ था। अगर पूछे परीक्षण कब हुआ था? तो हुआ था आपका 18 मई 1974 में। कहाँ पर हुआ था? हुआ था आपका राजस्थान के पोखरण जिले में। कहाँ पर? पोखरण जिले कहाँ पर? यहाँ पर मरुस्थल में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? हुआ था 18 मई 1974 को परीक्षण किया गया था। अगर पूछे भारत परमाणु परीक्षण में किस स्थान पर है? भारत परमाणु परीक्षण में 6ठे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका USA यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पे आपका रूस, तीसरे पे आपका ब्रिटेन है, चौथे पे फ्रांस है, और पाँचवें पे कौन है? पाँचवें पे आपका चीन, और चीन के बाद कौन है? चीन के बाद आपका भारत 6ठे स्थान पर, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब डैश आगे क्या होगा? यानी ऑप्शन ए हमारा दिया थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी दिया हुआ थोड़ा डूब जाता है, ऑप्शन सी दिया आपका सामान्य स्थिति में रहता है, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई जहाज जो समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो क्या होता है?
वो थोड़ा डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि जो समुद्र के जल होती है और नदी का जल होता है, इनमें जो इनके घनत्व में जो अंतर होता है, उस अंतर के कारण जो है आपको मतलब जहाज जो है नदी में जाते ही थोड़ा डूब जाता है। किसके अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा नदी में थोड़ा डूब जाता है। किसके कारण? समुद्र के जल और नदी के जल के घनत्व के अंतर के कारण। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, क्या कि वह थोड़ा डूब जाता है। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा डूब जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए दिया आपका बलबन, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो किसकी बात करें? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करें, इसमें कितने राजवंश हुए थे? उसमें टोटल 5 राजवंश हुए थे। कौन कौन से हुए थे? जी, के, टी, यस, यल। कौन कौन से? यहाँ पर हो गया आपका गुलाम वंश, केस हो गया आपका खिलजी वंश, फिर इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश हो गया। फिर इसके बाद है आपका सैयद वंश, फिर इसके बाद है आपका लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो बनाया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गुलामों का गुलाम भी किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसके गुलाम थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो इसीलिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक, अगर पूछे इनका कार्यकाल कब से कब तक था, मतलब इन्हें शासन कब से कब तक किया था? इन्हें शासन किया था 1210 से 1236 तक। 1210 से 1236 तक। ठीक, अगर ये किस वंश के थे? तो थे आपके गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के सेकेंड शासक थे, या फिर बोले थे बोले गुलाम वंश के वास्तविक शासक थे। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वे थे आपके संस्थापक, वैसे आपके इल्तुतमिश। और वैसे संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक थे? 1206 से 1210 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 48 से, ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 12। तो किसकी बात कर रहा है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करें? कौन सा किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 48 से। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अनुच्छेद 48 से किसके अंतर्गत आता है? तो आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अब फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है आपका 36 से 51। ठीक, अगर सोचे इसके पहले भाग 3 की बात करें, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और इसके बाद पहले आता है भाग 2, क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11। इसके पहले आता है भाग 1। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद राज्य क्षेत्र की बात है। अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक,
चलिए अगला सॉरी आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आज के लिए ABC क्वेश्चन थे। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।